हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आज की एक नई इंटरेस्टिंग वीडियो में जो हमारी सीरीज पॉलिटी के अंतर्गत चल रही है। हमने मौलिक अधिकार अभी चल रहे थे, आर्टिकल 15 तक हम पढ़ चुके हैं। उसी से आगे हम अनुच्छेद 16 है जो लोक नियोजन के पदों में जो समानता है, तो उसको हम यहाँ पर देखते हैं। ये अवसर की जो समानता है, इसको हम क्या कह सकते हैं, अवसर की समानता भी यहाँ पे कह सकते हैं। अवसर की समानता या लोक नियोजन के पदों में जो समानता है, जो भी गवर्नमेंट जो पद होते हैं, सरकारी जो पद होते हैं, तो उसमें सभी लोगों को समान अवसर देना, यही अवसर की समानता होगा। ये केवल और केवल किसको प्राप्त होगा, तो ये केवल और केवल भारतीय जो नागरिक होंगे उन्हीं को ये प्राप्त होगा। ये विदेशियों को ये अनुच्छेद यहाँ पे प्राप्त नहीं होता है। तो इससे पहले भी हमने देखा है अनुच्छेद 15, 16, 19, 29 और 30, ये ऐसे आर्टिकल हैं जो केवल और केवल भारतीय लोगों को ही, भारतीय नागरिकों को ही प्राप्त होते हैं, विदेशियों को ये प्राप्त नहीं होते हैं। तो यहाँ पर इसमें भी अलग अलग इसके खंड यहाँ पर होते हैं। ये अगर हम देखें तो ये जो हमारा पहला समानता का अधिकार है, तो उसके अंतर्गत यह समाहित है। अनुच्छेद 14 से लेकर और 18 तक जो हम पढ़ते हैं, तो वो समानता का अधिकार वहाँ पे पढ़ते हैं, राइट टू इक्वलिटी जिसे हम पढ़ते हैं। तो इसी के अंतर्गत 16 के फर्स्ट में लिखा गया है क्या, राज्य के अधीन किसी भी पद पर नियोजन अथवा नियुक्ति के संबंध में सभी नागरिकों को क्या दिए जाएंगे, समान अवसर यहाँ पे दिए जाएंगे। तो ये अनुच्छेद 16 का फर्स्ट यहाँ पर ये कहता है कि जो भी राज्य के अंतर्गत जो भी गवर्नमेंट पोस्टें होंगी, उसकी नियुक्ति के संबंध में सभी को समान अवसर दिए जाएंगे। आगे दूसरा अगर हम देखें, दूसरा अनुच्छेद 16 का सेकंड वाला कहता है, ये कहता है कि धर्म, मूल वंश, जन्मस्थान, लिंग, जाति, उद्भव, निवास, ये जो आधार हैं, जाति, धर्म, लिंग, मूल वंश, जन्मस्थान, उद्भव और निवास, इनमें से किसी भी आधार पे किसी के साथ क्या नहीं किया जाएगा, कोई भी भेदभाव यहाँ पर नहीं किया जाएगा। तो ये अनुच्छेद 16 के 2 में लिखा गया है। लेकिन आगे चलकर इन्हीं के अपवाद के रूप में हम आगे पढ़ेंगे, जबकि ये यहाँ पर कोई भेदभाव करने की नहीं बात करता है। फर्स्ट में कहता है कि सभी को समान अवसर देने की बात करता है, लेकिन आगे चलकर इसके अपवाद के रूप में यहाँ पर देखने को मिलते हैं। 16 का थर्ड वाला क्या कहता है, ये कहता है कि क्या, सरकारी सेवाओं के लिए राज्य क्या कर सकता है, जो सरकारी सेवाएं हैं वहाँ पर निवास की अनिवार्यता को लागू कर सकता है। तो किसी क्षेत्र में वहाँ के लोगों के निवास के लिए उस अनिवार्यता को राज्य लागू कर सकता है। तो ये यहाँ पर 16 का थर्ड यहाँ पे कहता है। जबकि 16 के सेकंड में लिखा गया है कि निवास, उद्भव वगैरह इनके आधार पे कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। तो कहीं ना कहीं 16(2) का ये यहाँ पर क्या है, एक अपवाद है। इसका यहाँ पर वो अपवाद के रूप में ये देखने को मिलता है। अनुच्छेद 16 के 4 में क्या लिखा गया है, इसमें कहा गया है क्या, राज्य पिछड़े वर्गों के लिए, और विशेषतः इसमें SC ST वर्ग के जो लोग हैं, अगर कहीं सरकारी पदों में उनका वहां पर प्रतिभाग वहां पर कम है, तो फिर वहां पर उनके लिए क्या कर सकता है, आरक्षण का प्रावधान यहाँ पे कर सकता है। तो ये कहता है अनुच्छेद 16 का 4 वाला। जबकि हमने देखा था कि अनुच्छेद 16 के 2 में कह रहा है कि धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, इन आधार पे कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। लेकिन 16 का 4 यहाँ पर इसका उल्लंघन यानी कि इसका अपवाद के रूप में हमें देखने को मिलता है। तो यहाँ पर जाति के आधार पे कोई भेदभाव नहीं, लेकिन 16 के 4 में कहता है अगर इनका संपूर्ण या पूर्ण रूप से प्रतिनिधित्व तो वहाँ पर गवर्नमेंट पोस्टों में नहीं है, तो वहाँ पर पिछड़े वर्गों के लिए रिजर्वेशन दे सकता है। तो ये 16 का 4 यहाँ पर कहता है। अगला है 16 का 5 है। 16 का 5 कहता है क्या, कि किसी धार्मिक संस्था में अगर किसी संस्था धर्म के द्वारा स्थापित की गई है, कोई ट्रस्ट वगैरह वहाँ पे बनाया गया, और उस संस्था में कोई जो सरकारी जो पद होते हैं, तो वहाँ पर उस विशिष्ट धर्म के व्यक्ति को वरीयता वहाँ पर राज्य दे सकता है। जो जिस धर्म से संबंधित जो संस्था वहाँ पर स्थापित की गई होगी, तो उस धर्म का अगर कोई व्यक्ति है, उस विशिष्ट धर्म का वहाँ पर कोई व्यक्ति है, तो उस संस्था में उसको वहाँ पर वरीयता वहाँ पर राज्य दे सकता है। तो ये 16 का 5 कहता है। और इसी का 16 का 6 वाला जो खंड है, तो ये क्या कहता है, ये EWS है, आर्थिक रूप से जो कमजोर वर्ग है उनको जो गवर्नमेंट पोस्टें होती हैं, सरकारी पद होते हैं, तो उसमें 10% जो आरक्षण का प्रावधान किया गया है, तो वो यहाँ पर 16 के 6 में किया गया है। और ये हमने देखा है 103वां जो संविधान संशोधन होता है 2019 में,
तो इसके द्वारा ही ये जोड़ा जाता है यहाँ पर अनुच्छेद 16 का 6 वाला। तो ये 16 के अलग अलग खंड यहाँ पर हमें देखने को मिलते हैं। इसके बाद अगला हम देखते हैं अनुच्छेद 17 है। अनुच्छेद 17 क्या कहता है? अनटचेबिलिटी जो है, अस्पृश्यता जो है, जो छुआछूत वगैरह जो होती है, तो उसका अंत करने की ये बात करता है। तो अस्पृश्यता या छुआछूत है, ये एक प्रकार से क्या है? एक प्रकार से ये अपराधों की श्रेणी में इसे माना जाता है। और अगर कोई ऐसा करता है तो यानी कि वो अपराध माना जाएगा। और इसके लिए संसद को अनुच्छेद 35 के तहत कानून बनाने का अधिकार दिया गया है कि अनुच्छेद 35 के तहत संसद इस प्रकार से अस्पृश्यता के लिए कानून बना सकती है। और संसद ने इसी अनुच्छेद 35 का प्रयोग करते हुए एक कानून पारित किया था, जिसे क्या कहते हैं? जिसे अस्पृश्यता अपराध अधिनियम 1955 जिसे कहते हैं। तो 1955 में ये अधिनियम पारित हुआ, तो अस्पृश्यता अपराध अधिनियम 1955 के नाम से इसे जाना जाता है। और बाद में 1976 में क्या हुआ? इस अस्पृश्यता अपराध अधिनियम में संशोधन हुआ और इसका नाम चेंज करके रखा गया क्या? सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955। यानी कि इसमें संशोधन करके सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 इसे बाद में किया जाता है। तो यानी कि एक अपराधों की श्रेणी में ये माना जाता है अनुच्छेद 17 के तहत। ठीक है। उसके अलावा अगर हम समानता के अधिकार के अंतर्गत अंतिम अनुच्छेद देखें तो अनुच्छेद 18 है। यहाँ पे ये कहता है कि उपाधियों का अंत, यानी कि इसके भी अलग अलग खंड है। फिर यानी कि कोई भी उपाधि, यानी कि सेना और विद्या के अलावा, अनुच्छेद 18 का अगर हम फर्स्ट देखें तो इसमें कहता है कि राज्य क्या करेगा? सेना और विद्या के अलावा किसी भी अन्य क्षेत्र में कोई उपाधि नहीं देगा। तो जैसे सेना में मिलते हैं अति विशिष्ट सेवा मेडल, विशिष्ट सेवा मेडल, इस प्रकार के जो उपाधियां मिलती हैं। इसके अलावा जैसे शिक्षा में मिलती है, जैसे पीएचडी करके डॉक्टर की उपाधि मिलती है। तो इस प्रकार से फिर ये नाम के आगे इनको जोड़ सकते हैं, तो ये उपाधियां होगी। तो नाम के आगे या पीछे जोड़ने पर यानी कि ये उपाधियां हैं। तो यहाँ पर ये सेना और विद्या के अलावा कोई उपाधि नहीं देगा। अनुच्छेद 18 का सेकंड वाला कहता है कि कोई भी भारतीय नागरिक किसी विदेशी राज्य से बिना यानी कि बिना राष्ट्रपति की अनुमति के कोई उपाधि ग्रहण नहीं करेगा। तो सेकंड वाला कहता है कोई भारतीय नागरिक किसी विदेशी राज्य से कोई उपाधि ग्रहण नहीं करेगा। तो ये 18 का सेकंड यहाँ पर है। 18 का थर्ड क्या कहता है? ये कहता है कि कोई विदेशी व्यक्ति राष्ट्रपति की सहमति से ही कोई उपाधि ग्रहण करेगा। तो अगर कोई विदेशी व्यक्ति भारत में रह रहा है और कहीं भारत से बाहर अगर उसने उपाधि कोई धारण करनी है, कोई ग्रहण करनी है, तो बिना राष्ट्रपति की अनुमति के, बिना राष्ट्रपति की सहमति के वह कोई भी उपाधि वहां पे ग्रहण नहीं करेगा। तो ये 18 का थर्ड यहाँ पे कहता है। और अंतिम है इसमें 18 का 4 वाला है। ये कहता है कि भारतीय हो या विदेशी हो, अगर कोई भारतीय या विदेशी भारत में किसी लाभ के पद पर है तो वह क्या करेगा? वो लाभ के पद पर है तो वो विदेशी राज्य से प्राप्त होने वाली, अगर किसी विदेशी राज्य से किसी दूसरे राज्य से कोई भेंट मिलती है, कोई उपलब्धि उसे प्राप्त होती है, तो बिना राष्ट्रपति की अनुमति के वह वहां पर उसे ग्रहण नहीं करेगा। तो 18 के 4 में लिखा गया है कि भारतीय हो या विदेशी, अगर किसी लाभ वाले पद पर वो भारत में है तो भारत से बाहर विदेशी राज्य से अगर उसे कोई भेंट मिलती है, कोई उपलब्धि उसे प्राप्त होती है, तो बिना राष्ट्रपति की अनुमति से वह स्वीकार उसे नहीं करेगा। तो ये 18 के 4 के तहत यहाँ पर लिखा गया। तो 18 में है उपाधियों का अंत, अनुच्छेद 18 में। इसके अलावा जैसे भारत रत्न वगैरह जो ये पुरस्कार मिलते हैं, तो सुप्रीम कोर्ट ने इस पर भी डिसीजन दिया है कि ये उपाधियों के अंतर्गत इसे नहीं माना जाता है, क्योंकि इसको नाम के आगे या पीछे इसको नहीं जोड़ते हैं, तो वो उपाधियों के अंतर्गत यहाँ पे नहीं आएगा। तो ये हमारे कंप्लीट हो गए हैं जो समानता के अधिकार के अंतर्गत हमने 14 और 15 को पिछली क्लास में डिस्कस किया था, और उसके अलावा जो 16 हो गया, 17 हो गया और 18 वाले हैं वो आज हम डिस्कस यहाँ पे कर चुके हैं। तो उम्मीद है आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। तब तक के लिए बाय बाय।